अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र विधानसभा का आज से प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं का बजट। उत्तर प्रदेश अपने आप में किसी भी देश के बराबर है और यहाँ का बजट राज्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस बजट का सरोकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से होता है। बजट सत्र में सरकार जब 22 तारीख को अपना बजट टेबल्ड करेगी विधानसभा में, उस वक्त ये तय होगा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के विजन के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण रखती है और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर और जन आकांक्षाओं को लेकर सरकार के पास फंड कितना है, उसकी सोच कैसी है और विकास के मद में उसके पास करने के लिए क्या योजनाएं हैं जिनको वो बजट में दर्शाना चाहती है। बजट का बहनों भाइयों मूल मंत्र ही यही होता है। हर सरकारें यही बजट के दौरान उनका डेवलपमेंट का एजेंडा फिक्स होता है और पता चलता है कि कमिटेड एक्सपेंडिचर्स क्या हैं और डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार की धारणा और सोच क्या है। लेकिन आज सदन की शुरुआत बहुत हंगामे से हुई। विपक्ष ने राज्यपाल को अभिभाषण तक पढ़ने नहीं दिया। विपक्ष पूरे अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बता रहा है और सरकार कहती है कि उस सदन में हर विषय पर बातचीत के लिए तैयार है। विपक्ष राज्यपाल को अभिभाषण नहीं पढ़ने दे रहा है। आज की परिचर्चा हमारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान के इशूज़ और आज हुए मसले पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र आज से प्रारंभ हो गया और ये बजट सत्र है। बजट सत्र किसी भी राज्य के विकास का, डेवलपमेंट का एजेंडा होता है। एक ऐसा परिपत्र होता है जिससे ये पता चलता है कि राज्य सरकार डेवलपमेंट पर किस तरह का ओरिएंटेशन रखती है, किस प्रकार का एलोकेशन करती है और उसका डेवलपमेंट को लेकर प्रायोरिटी और एजेंडा क्या है। क्योंकि साल भर के खर्चे क्या हैं और साल भर को लेकर सरकार की स्कीम क्या है। अगर आप बजट ठीक से पढ़ लें तो आपको एहसास हो जाएगा कि सरकार जो कह रही है, जो प्रॉमिस करके आई है, पहले साल में उसको डिलीवर, अब तो दूसरा साल प्रारंभ होगा, दूसरे साल में डिलीवरी की क्या पोजीशन है आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए 22 तारीख को जब बजट टेबल्ड हो, मेरा सबसे अनुरोध है कि उसको ठीक से पढ़ें, सब लोग देखें और समझें कि बजट के मतलब क्या होता है। देश का बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके राज्य का बजट है, क्योंकि आपसे जो प्रॉमिसेस किए गए होते हैं उन प्रॉमिसेस का प्रतिबिंब होता है। क्योंकि प्रॉमिसेस कैसे पूरे किए जाते सकते हैं? पैसे से। लेकिन आज सदन में जो कुछ भी हुआ, पत्रकारों के साथ मारपीट बाहर हुई, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हुई, विधानसभा के मार्शल्स ने पत्रकारों को बेइज्जत किया, उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की हुई और अपोजिशन ने सदन के भीतर राज्यपाल को अभिभाषण के दौरान पूरे वक्त हंगामा किया और सरकार के द्वारा राज्यपाल को दिए गए अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया है। क्या है हकीकत? उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं, विपक्ष के मुद्दे और सत्ता पक्ष का दावा। आज चीफ मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि सरकार सभी मुद्दों पर सदन में बातचीत करने के लिए तैयार है, विकास से लेकर जन कल्याण तक। यानी सरकार ने एक ओपन फोरम रखा है कि यस, हम बातचीत के लिए सदन में बहस के लिए तैयार हैं। तो क्या सदन में इस बार सभी विधायकों को अपने अपने मुद्दे उठाने को मिलेगा? 25 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य है बहनों भाइयों। 403 एमएलए हैं और सभी एमएलए 5 से 7 लाख 10 लाख तक की जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और मेरा ये मत है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली के हर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य को बोलने का और अपने क्षेत्र के मौके उठाने का मुद्दा या समय दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विधायक को समय मिलना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे सदन के समक्ष रख सके और स्पीकर को भी चाहिए और सर्वदलीय बैठक में भी ये तय होना चाहिए कि सभी विधायकों को हम कैसे समय दें ताकि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकें, सिवाय इस बात के कि कोई दलीय प्रतिबंध ना हो कि सत्ता पक्ष वाला बोलेगा नहीं, विपक्ष वाला और भी मुद्दे उठाएगा। सबको समान अवसर मिलना ही चाहिए। लेकिन अमूमन होता क्या है? सदन का पूरा सत्र हंगामे में, आरोप प्रत्यारोप में, एक दूसरे पर अपना ओवर पावर दिखाने में बीतता है। सत्ता पक्ष कोशिश करता है कि विपक्ष खड़ा न होने पाए और विपक्ष ये कोशिश करता है कि सरकार कुछ सही से जवाब न देने पाए। यही रोल होता है स्पीकर का और यही रोल होता है सर्वदलीय बैठक में जो एजेंडा तय होता है उसका।
जो डेली बिजनेस कमेटीज की मीटिंग होती उनमें तय होना चाहिए कि हमें विधानसभा को कैसे चलाना है। एक सार्थक परिचर्चा करके अपने राज्य के लोगों के लिए हमें बेहतर विकास और जनकल्याण चाहिए, या फिर शोर शराबा और हेडलाइंस और सिर्फ हंगामा। मकसद हंगामा खड़ा करने के बजाय राज्य का विकास, जन कल्याण, सरकार जहां गलत है उसे घेरा जाना चाहिए। विपक्ष को मुद्दे उठाना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि विपक्ष की उठाई गई हर बात का जवाब दें। वो भी जनता से ही चुन के आए हैं और आप भी जनता से चुन के आए हैं, लिहाजा जवाबदेही दोनों की है। एक को काम दिया जनता ने कि ठीक है आप हुकूमत करिए, राजपाट चलाइए, और दूसरे को जिम्मेदारी दी है कि इनको दिया तो है राजपाट, हुकूमत दी है, लेकिन इन पर नज़र रखने का काम तुम्हारा है। इन पर पूरी नज़र रखो और रिपोर्ट करो। रिपोर्ट कहाँ करो? सदन में, क्योंकि सदन की भावना कहाँ है? जनता में है। कुछ बयान सुनिए आप। सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत 600 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था। दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। कार्य मंत्रणा में और सर्वदलीय में जब भेजे गए, जो बैठक में तय हुआ कि सुचारू रूप से हम लोग सदन को चलाएंगे, लेकिन जिस तरह का सलूक लोग कर रहे थे ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। लगातार 5 सालों में, और ये छठा बजट पेश करने जा रही है सरकार, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके लिए सरकार ने जो वायदे किए थे उसको पूरा किया। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। वह अनुशासित तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करती है। वह जो गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे थे। दरअसल सत्ता पक्ष का मतलब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी है। बाकियों की संख्या ऐसी है कि अगर वो बहुत शोर करेंगे तो भी कोई सुनेगा नहीं, लिहाजा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होता है। और आजकल लीडर की भूमिका में, सेनापति की भूमिका में समाजवादी पार्टी के पास शिवपाल यादव भी आ गए हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुरेंद्र राजपूत जी भी कांग्रेस से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मनीषा अहलावत आरएलडी की प्रवक्ता हैं, और अरुण राजभर एसबीएसपी से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। सुनील साजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और मैं इस डिबेट में पहला मौका आज अपोजिशन को देना चाहता हूँ ताकि आप अपनी बात ठीक से रख लें, हंगामा ना हो। अब सदन में टाइम मिले ना मिले, यहाँ टाइम जरूर मिलेगा। तो आप बताइए कि यार राज्यपाल अगर अभिभाषण पढ़ लेती, अपनी बात रख लेती, सरकार का एजेंडा सामने आ जाता, बजट का क्या प्रारूप है और सरकार की धारणा क्या है सदन चलाने को लेकर, अगर आप तसल्ली से सुन लेते तो आपका क्या चला जाता? ये हंगामा करने के पीछे आपका मकसद क्या था? नहीं ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आखिर हंगामा करने के पीछे समाजवादी पार्टी का मकसद क्या था। मकसद तो साफ है। ये महामहिम जी ने जो झूठ का पुलिंदा पढ़ा है, और झूठ का पुलिंदा हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। अगर महामहिम ने भी सरकार को बुला करके ये पूछ लिया होता कि जो पिछली बार सच का पुलिंदा या विकास का पुलिंदा बता करके महामहिम से पढ़ाया गया था, वो क्या धरातल पे उतरा है क्या? और अगर नहीं उतरा है तो इसका मतलब फिर दोबारा झूठ का पुलिंदा पढ़ करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। मुझे लगता है ब्रजेश जी, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पत्रकार साथियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, मारपीट हुई हो, उनके साथ बदतमीजी हुई हो, उनको अपमानित किया गया हो। आखिर सरकार की मंशा क्या है? कि सच कोई दिखाए ना, सच कोई बोले ना, सच को आप दबा दो। तो इसका मतलब अगर आप सच के खिलाफ हैं तो आप झूठ के साथ खड़े हैं,
और सच बोलने पर पाबंदी है, सच लिखने पर पाबंदी है, सच दिखाने पर पाबंदी है, तो लोकतंत्र कहां है? फिर तो उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। तो सरकार कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रही है? पर ये बताइए कि हम ये जो किसके आप डेवलपमेंट राज्यपाल की के अभिभाषण का विरोध कर रहे थे, ये सांकेतिक विरोध था या फिर वाकई में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो? दूसरा, राज्यपाल अभिभाषण दे लें, आप मुद्दा उठाइए, अगर आपको बोलने ना दें या व्यवधान उत्पन्न करे, सरकार चर्चा से भागे, तब तो इसको बड़ा मुद्दा माना जाए। नहीं नहीं, ठीक बात है ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये पाला छू करके भागने वाली सरकार है। यही सरकार कहती थी, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि साल में 90 दिन चलने चाहिए। इनका जो भी प्रवक्ता है, आप उनसे पूछिएगा कि ये 6वां साल भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार का है, किस साल 90 दिन चला है सत्र, क्योंकि ये जानते हैं कि अभी समाजवादी पार्टी जाति जनगणना पर इनसे सवाल पूछेगी, समाजवादी पार्टी बेरोजगारी पर इनसे सवाल पूछेगी, समाजवादी पार्टी इनसे महंगाई पर सवाल पूछेगी, बेकार सड़कें, बदहाल अस्पताल पर सवाल पूछेगी, बदहाल तो शिक्षा पूछिए ना, अब तो सत्र शुरू हो रहा है, तो इनके पास आज कुछ से नहीं शुरू हो रहा है, आप पूछिएगा, पूरी प्लानिंग के साथ आइए, पूछिए। नहीं देखिए ब्रजेश जी, जो सवाल आप कर रहे हैं कि आखिर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इतना हंगामा क्यों था, समाजवादी पार्टी कभी अन्याय और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। झूठ का पुलिंदा पढ़ा जा रहा था, 25 करोड़ लोगों को धोखा दिया जा रहा था उस सदन से, जहां से 25 करोड़ लोगों के भले के लिए बजट आता है। आप देखिएगा किस तरीके से बजट आएगा। जैसे अभी इन लोगों ने एक इवेंट किया है कि बहुत निवेश ले आए देश दुनिया से, कहां निवेश दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? हमारे नेता ने कहा जो सरकार अपने गमले न बचा पा रही हो, पेड़ न बचा पहले पा जब रही आप हो, डिबेट में मेरे साथ बैठते थे, को आपके चलाया पीछे जा रहा होर्डिंग हो, लगी थी, बुलडोजर से न बचा पा रही हो, उसमें लिखा हुआ था उम्मीद की साइकिल और अखिलेश यादव की तस्वीर लगी थी। इस समय पीछे कुछ तस्वीर बदली हुई हैं, ये आपका नजरिया बदला है या आपकी आस्था और विचार बदले हैं? नहीं देखिए, ये सच जरा है बड़ा कि फ्रेम करके उम्मीद की दिखाया जाए कि साइकिल इन्होंने है। क्या लगाया हुआ है। नहीं ब्रजेश जी, हाँ, दिख गया मुझे, की दिख साइकिल गया। है, माननीय अखिलेश यादव जी पर लोगों को भरोसा है जी। और क्योंकि ओके मैं उस जगह पर आज बैठकर लाइव नहीं कर रहा हूं। ओके, अच्छा, आपने स्थान पीछे बदला हुआ भगवान है, होंगे। कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। मैं डिबेट हाँ, क्या तो डिबेट को मैंने आगे बढ़ाता जगह हूं। मेरे बदली साथ है, हमने जी, सोच नहीं बदली है जी। अंबेडकर जी भी दिख रहे हैं न और मुद्दे राधा बदले कृष्ण हैं। की मूर्तियां भी लगाए हुए हैं, जगह तो वही है, अब आप बदल लिए हो अलग बात है। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, शुक्रिया आपका। भाई, विपक्ष की बात आप सुनना क्यों नहीं चाहते? इनकी बात सुन लीजिए, सदन अच्छे से चलाइए। देखिए, हमने तो शुरू से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप आइए और सार्थक चर्चा करिए। हम तो इनको सुनना भी चाहते हैं, हम तो इनको बोलने का पूरा मौका भी देना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनके पास एक ही नारा है, नो विजन ओनली टेलीविजन। इनके पास कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह हो हंगामा करो, हल्ला करो, कुछ ऐसा करो कि टीवी पर थोड़ा बहुत आपको फुटेज मिल जाए, इसके लिए ये सारा प्रयास करते हैं। और हमारे यहाँ तो भोजपुरी में कहावत भी है, न खेलब न खिलाइब खेलवे बिगाड़ब, यानी न खेलेंगे न खेलने देंगे, न बोलेंगे न बोलने देंगे, न सुनेंगे न सुनने देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। इस विचारधारा पर समाजवादी पार्टी चल रही है। आप देखिए कि सदन के बाहर इन्होंने विरोध किया, हंगामा किया, पूरा राज्यपाल महोदया का अभिभाषण भी नहीं सुना, उसके पहले ही हंगामा करने लगे। अरे साहब, पहले आप सुन लेते, सुनने के बाद अगर आपको लगता कि नहीं ये बात गलत है, ये बात झूठ है और इसमें बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो आप उसको तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ सदन में उसका खंडन करते। लेकिन आपको पता है कि तथ्यों में, तर्कों में, आंकड़ों में आप कहीं नहीं टिकेंगे। आप बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे तो हम बताएंगे कि आपके जमाने में 17.1% थी, आज 4 से 5% के बीच में है। आप जब बेरोजगारी पर बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपने 1,95,000 सरकारी नौकरी दी, हमने 5 साल में 5 लाख दिया।
हम आपको बताएंगे कि आपके समय में उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 47,000 थी, हमारे समय में बढ़ के वो 94,000 हो गई। हम बताएंगे कि आपके समय में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 12 लाख करोड़ थी, हमारे समय में बढ़ के 22 लाख करोड़ हो गई है। हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आप तो इनको मौका दो और आपस में कार्य मंत्रणा की बैठक में तय कर लो कि आज इस मुद्दे पर बात करनी है। नहीं, यही तो ब्रजेश जी सबसे बड़ी बात है कि ओपन ऑफर दीजिए ना कि आइए चर्चा करते हैं। सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म है, बजट सत्र चलेगा, आप बिंदुवार तरीके से आप तर्कों के साथ। लेकिन मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करना कोई नया नहीं है। 2014 से 17 तक बीजेपी जब अपोजिशन में थी, राम नाईक को बोलने नहीं दे रही थी बीजेपी, और गोला बना के कागज का अलग से फेंकती थी। नहीं ब्रजेश जी, कम से कम सुन तो लीजिए, सुनने के बाद आप विरोध करिए। यहां तो सुना ही नहीं, यहां तो पहले से तय करके बैठे हुए थे कि हमें नहीं सुनना है जी, चाहे जो हो जाए, हमें सुनना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो क्या यही तनातनी रहेगी? और दूसरी बात यह है, पत्रकारों को क्यों पीटा गया? उनकी क्या गलती थी? उनके साथ तो ये ज्यादती हुई और बहुत दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ। ऐसा असेंबली के में कभी हुआ नहीं। ब्रजेश जी, इसकी तो निंदा की जानी चाहिए, और मैं सभी दलों से कहता हूं कि इस तरह के आचरण की निंदा हो। नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस तरह की अगर घटना हुई है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही गलत है, और विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसका संज्ञान भी लिया है, और इसमें निश्चित मैं उम्मीद करता हूं कि सतीश महाना जी इस पर जरूर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता मनीषा अहलावत जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत जी भी डिबेट में आ गए हैं। 9 MLA की पार्टी है। बहुत शुक्रिया आपका मनीषा जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो सिर्फ अभिभाषण का विरोध करने के लिए आप लोग आए थे या आपके पास कोई एजेंडा भी था? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी मनीषा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। देखिए, विधानसभा में जो विधायक हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो वो वहां पर जनता की बात रखेंगे। और अगर जनता के सामने इस तरह ये जो आंकड़े बता रहे हैं, मुझे तो ये भी ठीक नहीं लग रहे हैं। किसान की आय दुगुनी करने की बात थी, तो हमारी पार्टी खासकर राष्ट्रीय लोकदल, हम किसानों के लिए का प्रतिनिधित्व ज्यादा है हमारा भी। तो मेरे ख्याल में जो विधायक है उनका तो काम यही है। अगर हमारे आप बजट जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन जो अभी तक बजट आए हैं और खासकर गन्ना बेल्ट में आप देखिए, इस बार इन्होंने पहले तो अनाउंस ही नहीं करा गन्ने का भाव, और जब किया तो पुराना ही था। तो जब से भाजपा आई है, इन्होंने गन्ने का रेट तो आप मुझे वो ठोस कारण बताएं कि राष्ट्रीय लोकदल ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया, इसका ठोस कारण क्या था? अपने लार्जर पार्टनर यानी समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े होना, या मुद्दों पर आधारित कोई विरोध? देखिए, विरोध तो जताना जरूरी है। आप विधानसभा में अगर प्रतिनिधि खड़ा है जनता का, तो विरोध कैसे? अभी उन्होंने विरोध किया तो आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। विरोध नहीं करते तो कैसे मालूम पड़ता कि विरोध है? अगर जनता का विरोध जताया नहीं जाएगा अगर हमारे विधायकों द्वारा, तो कैसे मालूम पड़ेगा? आज ये चर्चा में आ गया, कल तक ये चर्चा में नहीं था। गन्ने का भाव की बात करिए, कितना बढ़ाया है भाजपा सरकार ने? कितना गन्ने का भाव बढ़ाया है? डीजल डबल कर दिया है, लेकिन गन्ने का भाव मेरे ख्याल में 20-25 रुपया बढ़ाया होगा। तो इतनी ज्यादती जब किसान के साथ हो रही है, तो इसका विरोध जताने का कोई ना कोई तरीका तो निकालेंगे विधायक हमारे। ऑलराइट मनीषा जी, शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और 6 MLA इनके पास हैं असेंबली के भीतर। इनसे भी कारण जानना चाहिए कि इनका क्या रुख है बजट सत्र को लेकर, और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इनकी क्या भूमिका, और सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर क्या धारणा है, और क्या सदन ठीक से चल पाएगा। अरुण राजभर, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था आज? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है, और वहाँ भाषण हो रहा था, अभिभाषण चल रहा था। हमारे सभी माननीय विधायक बहुत शालीनता से उसको सुनने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हम सुनेंगे नहीं तो हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर पाएंगे, या हम सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो मुद्दे बनाए थे, भूमाफिया के नाम पर जो गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे थे, उनको नोटिस भेज करके बुलडोजर चलाए जा रहे थे, भूमिहीन लोगों को जो आबादी की जमीन पर बसे हैं, बंजर की जमीन पर बसे हैं, भीटे की जमीन पर बसे हैं, जो 20-20 साल 25-25 साल से हैं, उनके यहाँ नोटिस जा रही थी। हम सरकार के सामने ये प्रश्न लगाए कि ये भूमिहीन लोग जिनके पास रहने का ठिकान नहीं है,
उनके घर अगर गिराए जाएंगे तो ये गरीबों के साथ अन्याय होगा। हम सरकार से सवाल किए हैं, अब जवाब सरकार चाहे 311 में आवे चाहे 56 में आवे, हमने सवाल किया। विपक्ष ने आज जो बहिष्कार किया अभिभाषण का, नारेबाजी की, आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो जनता ने जिन कामों के लिए आपको सदस्य बनाकर भेजी है, आप उन कामों को अगर सरकार के सामने खड़े होकर के लड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आप भाग रहे हैं। आप भाग करके आप जनता के मुद्दों को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। आपके समस्या है दफ्ती लेकर के आप किसको दिखा रहे थे? आप तो माननीय मुख्यमंत्री को भी नहीं दिखा पा रहे और न राज्यपाल महोदया को दिखा पा रहे। आप दिखा रहे थे खुद अपने अपने विधायकों को दिखा रहे थे। तो आपको यह स्पष्ट भी होना चाहिए कि जिन दफ्तियों पर आपने लिखा है कि हमें ये चीजों से समस्या, ये चीजों तो आप उसको प्रश्न लगाइए। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो आप जनता के सामने कहिए कि नहीं हमने तो सवाल किया, सरकार ने जवाब नहीं दिया। आप देखिए ना, प्रमोशन में आरक्षण खत्म अभी जो सदन में स्थिति है, आपको सत्ता पक्ष के तरफ गिना जाए या अपोजिशन के साइड, या आप किसी के साथ नहीं है? हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित के साथ है। हम तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए प्रश्न लगाए हैं। अब कहिए ना समाजवादी पार्टी इस पे समर्थन करे कि नहीं है ये रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। हम घरेलू बिजली के बिल माफी कराने के लिए सदन में प्रश्न लगाए हैं, कहिए ना इस पे लागू कराने के लिए वो सवाल खड़ा करे और साथ दे हमारा। हम तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की बात के लिए प्रश्न लगाए हैं। समाजवादी पार्टी देखिए पोल खुल जाएगी, चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि आप जनता के मुद्दों के लिए जो आवास पेंशन शौचालय जिसमें गरीबों के साथ भ्रष्टाचार, आप सभी सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी से ही चाहते हैं या कुछ सवालों का जवाब आप सत्ता पक्ष से भी चाहते हैं? देखिए हम सरकार से तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको भी तो हमारा इस मुद्दे पर साथ देना चाहिए कि नहीं देना है। हम जब बात होती है पिछड़ों की तो आप गए किसी के साथ बात किए, आपका क्या प्रपोजल ठुकराया गया? नहीं, हमने तो हमारे माननीय विधायकगण प्रश्न लगाए हैं। अब कल से जब इस पे चर्चा होगी तो हमारा नंबर आएगा तो हमारे सवालों का जवाब। भैया आजकल कहीं आपके पार्टी के अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से कहीं गले उले मिल रहे हैं, टीवी पे बड़ा वीडियो चल रहा है, ये क्या है? देखिए राजपूत जी बता रहे थे। क्या बता रहे थे? राजपूत जी बता रहे थे कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष किसी से पब्लिकली गले उले मिल रहे हैं। देखिए अब वो बता सकते हैं क्योंकि नहीं, मैंने भी देखा था वीडियो, कुछ बचा नहीं है। मौर्य जी के साथ, केशव मौर्य जी के साथ। नहीं, वो तो शिष्टाचार, शादी में मुलाकात हुई तो भाई शादी में लोग एक दूसरे को खुशियां बांट रहे थे, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने भी खुशियां बांट रहे थे। खुशियां बांटना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। खुशियां पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता उनको बेनकाब कर दे रही है। उनको भैया जिनको लोडर कहते थकते नहीं थे उनसे गले मिल रहे हो तो सवाल तो मीडिया पूछेगा। नहीं, वो तो देखिए और सुरेंद्र जी भी पूछ सकते हैं। संविधान के पन्ने में जो लिखा गया है, जो बाबा साहब की व्यवस्था है, हम सदन में उसी चीजों को लेकर के जनता। शुक्रिया आपका अरुण जी। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा विलंब से जुड़े, लेकिन डिबेट में हम लोग बात कर रहे थे कि विधानसभा के इस सत्र को, स्पेशली बजट सत्र, किसी भी राज्य के लिए बहुत अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इससे एक ये समझ पाते हैं कि सरकार का विजन क्या है डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर को लेकर। कांग्रेस के पास भी 2 एमएलए हैं। आप क्या धारणा रखते हैं कि आज का हुआ अभिभाषण का विरोध जायज़ है या फिर गलत था? आपकी पार्टी क्या व्यू रखती है? 2 बातें बड़ी साफ है ब्रजेश भाई। आज तो विधानसभा के सत्र पर आप बहस करा रहे हैं, आपके लिए एक बेहतर हो सकता है, लेकिन आज तो बहस होनी चाहिए कि जो विधानसभा परिसर के अंदर जहां पर पुलिस का शासन होना चाहिए और मार्शलों का शासन किया गया और पत्रकारों को जम करके कूटा गया। और एक पत्रकार हमारे साथी आनंद दुबे जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आज वो बड़े करीने से निकल रहे हैं, कह रहे हैं ना कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। कभी अगर कोई और मारता तो समझ में आता, लेकिन आज पत्रकारों के राज में पत्रकार ही पिट रहा है। और मेरे ख्याल से ऐसा कभी हुआ नहीं। पुलिस ने तो पत्रकार जरूर पीटे, लेकिन मार्शलों के जरिए ये पत्रकारों की जो पिटाई हुई है, अगर आज इस पर डिबेट होती तो मेरे आप बोले सर, हम डिबेट में इसको 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, आप चौथी बार। आपको जिम्मेवारी से 3-4 चीजें इसमें कह रहा हूं कि जब लोकतंत्र का वो प्रहरी जो आज की डेट में 2014 के बाद उसने हमें अनाथ कर दिया और हम क्या नाम वो अनाथ हो गया। आज की डेट में दोनों अनाथ लोग पिटाई खा रहे हैं। एक सदन के भीतर पिटाई खा रहा है, एक सदन के बाहर पिटाई खा रहा है, और पिटाई लेकिन दोनों खा रहे हैं। और मैं आनंद दुबे जी को जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जो परंपराएं और जो नजीरें आप लोग पैदा कर रहे हैं आनंद दुबे जी,
ये परंपराएं आगे आकर आने वाले समय में आपको भी दिक्कत देंगी, आपके परिवार के लोग जो पत्रकारिता में जाएंगे उनको भी दिक्कत देंगी। और एक पत्रकार मित्रों से भी, आपसे भी सवाल है कि मैं यहां पर जो आपके पत्रकार जगत के साथी हैं, उनके नेता हैं, उनके अगुवा हैं, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई है। यह भी एक शर्मनाक स्थिति है इस वक्त की कि विशाल जो इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार, इतना वरिष्ठ पत्रकार, उसके मुंह पे घूसा मार दिया मार्शल ने। भाई मार्शल कोई कानून व्यवस्था की एजेंसी नहीं है, वो सदन के भीतर, यानी सदन के भीतर जहां पर सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं वहां पर वो आदमी मार्शल जो होते हैं वो सदन की व्यवस्था को चलाने के लिए हैं। लेकिन आज जो गेट वैसे के अंदर मुझे आइडिया नहीं मार्शल का अधिकार क्षेत्र कहां तक होता है, कुछ आइडिया है आपको? मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कहता हूं, मार्शल का अधिकार क्षेत्र जब सदन की सीढ़ियां स्टार्ट हो जाती हैं, कमरा स्टार्ट हो जा, जो वो है पोर्टिको की सीढ़ियां हैं या नहीं? वहां से क्योंकि सुनील साजन साहब सदन में रहे हैं, ये भी बता सकते हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं वहां से लागू होता है। और आज जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, उनको लिटरली कूटा गया। बताइए विशाल श्रीवास्तव के मुंह पे घूसा मारने का क्या मतलब है? और अभी तक मैं हैरान हूं, मैं इस बात से भी हैरान हूं कि किसी पत्रकार संगठन ने अभी तक उस पर एफआईआर नहीं की। एफआईआर अगर यही पुरानी सरकारें होती तो ब्रजेश जी, आप भी और आपके सारे साथी मीडिया लोग भी इस वक्त एक मुख्यमंत्री की तस्वीर एक तरफ होती और दूसरी तरफ यह कह रहे होते मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। इस्तीफे की तो बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री से सवाल नहीं किया, क्योंकि उसके बाद जब पत्रकारों के सामने मुख्यमंत्री हुए किसी एक आदमी ने सवाल तक नहीं किया। यह आतंक की स्थिति है, यह लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, ये लोकतंत्र को इस समय यह संविधान को जो है रौंदा जा रहा है। अब आप बताइए जो सदन के भीतर हंगामा हुआ उसके बारे में क्या दृष्टिकोण है? सदन के बाहर के हंगामे पर तो कुछ बात कर लेते। नहीं सर, आप बोल ही रहे हैं लगातार, तो इस पर भी अंदर भी बोल रहे हो, क्या हुआ? मैं आपसे बताऊं, यह इतनी शर्मिंदगी का विषय है। अब आप आ जाइए सदन के अंदर, आप देखिए, अगर हम बात करें कि साहब जाति जनगणना होनी चाहिए, अगर हम बात करें कि साहब बेरोजगारी की दर 2017 तक 2.4 थी। अब आनंद जी के झूठ का मैं आपको खुलासा करता हूं। इन्होंने कहा कि साहब आनंद दुबे जी ने कहा कि साहब पहले बेरोजगारी की दर ज्यादा थी। आनंद दुबे जी 2017 तक बेरोजगारी की दर 2.4 थी आपके हिसाब से, आज 4.8 है आपके हिसाब से, वैसे तो बहुत ज्यादा है, जान लीजिए इस बात को। आज जो आप बात कर रहे हैं 94,000 रुपए पर कैपिटल इनकम राष्ट्रीय दर है, उत्तर प्रदेश की दर मात्र 48 से 52,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश सबसे बीमारू राज्यों में से एक है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में 22वें नंबर पर है। आज आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। आप अपनी बारी में कहिएगा, ठीक है ना, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके से जीएसटी की मार से आप छोटे और मझोले व्यापारियों को मार रहे हैं, उस पर प्रश्न उठेंगे। जिस तरीके से बातें आप डिबेट में रख रहे हो, कांग्रेस के कोई विधायक आज एक्टिव विरोध करते दिखे नहीं, प्रतीकात्मक दोनों विधायक विरोध कर रहे हैं। मेरा एक आपसे निवेदन है, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, हम आपसे जाते हैं डर। आप जैसे कैसी बात कर रहे हो? सवाल ही तो कर रहा हूं, कोई दंगल थोड़ी चल रहा है। जैसे आप, हम बड़ी मुश्किल से हमारा इंजन जो है ठीक चलता है, वैसे ही आप ब्रेक लगा देते। सर सवाल तो करूं, अरे सवाल थोड़ी तो सर, चल रही है, आप मुझे मंच लगाए और आप बोलते जाएंगे। जब मैं भारत समाचार पर, सर आप बोलो, अपनी बात रखो जी, जब मैं भारत समाचार पर अग्निवीरों की बात कर रहा हूं, मेरे बच्चे 4 में से 3 बेरोजगार हो जाएंगे और वो हथियारों का प्रशिक्षण लिए हुए बेरोजगार हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि अगर अग्निवीर के नाम पर तुमने प्रदर्शन किया तो नौकरी नहीं पा पाओगे। उन दरोगाओं, जो दरोगा बेचारे भर्ती हो चुके हैं, जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, उनको कहते हैं अगर तुमने धरना प्रदर्शन किया तो इतनी एफआईआर लाद दूंगा, कभी जिंदगी में नौकरी नहीं पा पाओगे। इस तरीके की जब धमकी तंत्र का इस्तेमाल चल रहा है, पुलिस का इस्तेमाल चल रहा है, ऐसे में अगर विधानसभा में विधायक हमारे चाहे 2 हों जी, तो अगर हम सवाल उठाते हैं, अगर हम राज्यपाल से कहते हैं कि हमारी बात मुझे क्लैरिटी दीजिए कि आप अपोजिशन के साथ रहेंगे असेंबली में या फिर आपका कोई अलग दृष्टिकोण होगा? हमारा बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि हम जनता के मुद्दों के साथ रहेंगे। जनता के मुद्दे जितने अपोजिशन उठा रहा है उन सबके साथ रहेंगे, और हमारे जो अलग मुद्दे होंगे, किसान का मुद्दा होगा, नौजवान का मुद्दा होगा। आप ये मानते हैं कि राज्यपाल को अभिभाषण को लेकर जो कुछ भी आज हुआ वो जायज था?
आप एक बात बताइए ना, कहते हैं ना कि बकरी का फाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। मतलब अप्रिशिएट करते हैं। 2012 से 2017 के बीच में या 2004 से लेकर 2017 के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की दुहाई सर, दे रही ये है। हमारी विधानसभा बड़ी ऐतिहासिक है सर, यहाँ पटक के एक दूसरे को मार भी चुके हैं सर। मैं वही बात कह रहा हूं, ये तो इतिहास रचने वाली असेंबली इन है। सारी बातों को, और लेकिन एक विशेष आपसे आग्रह है जी, विशेष आग्रह है सर, जिस तरीके से ब्रुटल आज पत्रकारों की पिटाई हुई है, जिस तरीके से आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तोड़ा गया है, कूटा सर, गया है। सब लोग डेलीगेशन लेके चलो, मैं भी चलता हूँ। मैं तैयार हूं। स्पीकर से मिलते हैं सर। मैं तैयार हूं। और स्पीकर से कहते हैं कि इस पर दंडात्मक कार्रवाई हो। स्पीकर से ये मसला स्पीकर का है ही नहीं, डाइल्यूट कर रहे हैं सर। जांच तो उसकी विधानसभा में स्पीकर ही करेंगे, स्पीकर किससे का कराई कोई जाए जांच? मसला नहीं है। ये मसला एक अनधिकृत गुंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पोषित और प्रेषित है, क्योंकि विधानसभा के बाहर आते ही मार्शल नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। वो कानूनी एजेंसी नहीं है, वो एक हमारे और आप जैसा आदमी है। ओके सर, मैं मनीष हिंदवी जी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज राज्यपाल के अभिभाषण का जो विरोध हुआ उसको लेकर क्या दृष्टिकोण है। पत्रकारों के साथ जो कुछ भी मारपीट हुई वो भी बड़ा हैरान करने वाली और बड़ी निंदा की जानी चाहिए इस प्रकार की घटनाओं की। और दूसरा, बजट सत्र कितना इम्पोर्टेंट है और हमें किस तरह की एक्सपेक्टेशंस इस बजट सेशन में रखनी चाहिए। अभिभाषण पर जो बवाल हो रहा है, या जिस तरीके से विरोध का उसको कहा जाए, बवाल तो नहीं, गलत शब्द है, विरोध हो रहा है, मुझे लगता है कि इस तरीके का विरोध होता रहा है। का पार्टी कोई सत्ता में रही हो, जो अभिभाषण पढ़ा जाता है वो उसकी जो थोड़ी उपलब्धियां ज़्यादा हल्ला जिस तरीके से अभिभाषण में मचता है, यहाँ पर चाहे राज्यपाल पढ़े चाहे वहाँ प्रेसिडेंट पढ़ता वही जो सत्ता पक्ष लिख के देता है, और विपक्ष हमेशा उसका विरोध करता है, तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस बीच में एक बात मैं शामिल करना चाहूँगा कि सदन में काम करने के घंटे कम होते जा रहे हैं, यहां से लेके सेंटर तक। ये एक चिंता का विषय है। नंबर ऑफ डेज भी कम हो रहे हैं। या मैंने कहा नहीं, ये एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सदन में जितनी डिबेट होंगी, जितनी बहस होंगी, जितने मुद्दे उठाए जाएंगे, उतना वो लोकतंत्र के हित में होगा। और अगर वो कम होता जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है इसके लिए सब अच्छा नहीं है, और वो घंटे कम हो रहे हैं। तो ये पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम काम करने के घंटे बढ़ाएं। हाँ, एक बात फैक्ट है कि जो पक्ष है वो हावी होने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि सत्र में सवाल उठें और उसको सवालों के जवाब दिए जाएं। वहाँ पर आप अगर देखिएगा यहाँ से लेकर सेंटर तक, तो एक दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जो सवाल उठा रहा है, जबकि विपक्ष का काम ही यही था और भाजपा भी यही करती रही, लगातार सवाल उठाती रही, रोड पर आती रही। लेकिन आज जब दूसरे लोग ये बात कर रहे हैं तो वो उन्हें दुश्मनों जैसा ट्रीट करती है। आज अभी रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के पहले क्या हुआ पूरा देश देख रहा है। ईडी का छापा ऐन अधिवेशन के पहले, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आज इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, कल को भविष्य संतति हमारी हमसे सवाल पूछेगी कि आप लोग क्यों चुप थे। भाई, क्या एकदम अधिवेशन के पहले, जब चुनाव आता उसके पहले मुकदमे खोले जाते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 साल पहले, एकदम ठीक अधिवेशन के पहले उठाए जाएंगे। आज सदन में अभिभाषण के पहले, तो अब दोनों चीजें हैं। पक्ष और विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि वो किसी जागीर के राजा बन के नहीं बैठे हैं। ये एक चलती हुई प्रक्रिया है। आज आप हैं, कल कोई और आएगा। लोकतंत्र अपने हिसाब से और संविधान से चलता रहेगा तो सबके हित में होगा। अब दूसरी बात जो पत्रकारों के साथ हुई, पत्रकारों को भी ये समझना होगा यहाँ से दिल्ली तक कि वो जिसको अपना रहनुमा मानकर बैठे हैं वो उनका नहीं है। वो अपने मौके पर पीठ दिखा देगा, जैसा आज उसने दिखा दिया। जो पत्रकारों को ढकेल कर बाहर किया जा रहा था, उसमें कई सारे ऐसे पत्रकार थे जो दिन रात भाजपा का गाना पढ़ते हैं, उसमें वो लोग भी थे। तो इसका मतलब जब वक्त आएगा तो ढकेलते वक्त और मारते वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि आप हमारे साथ... शब्द से सुरेंद्र राजपूत सहमत हैं, बताए? नहीं, ये सच्चाई है। नहीं, कंक्लूड करें, बीरेन जी भी जुड़ गए। जी। और तीसरी बात जो बजट का सत्र है, चूंकि बजट का सत्र बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारा निवेश आने की बात हो चुकी है, और कितना निवेश आएगा कितना नहीं आ पाएगा, हम किस तरीके से यूपी में डेवलपमेंट बहाल करते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऑलराइट, बीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बजट सत्र का पहला दिन कैसा रहा और आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, और सत्र का जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कहां तक होगा? हर साल चलता है, जब नए साल में राज्यपाल आती हैं पहले सत्र को संबोधित करने, तो विपक्ष में
पोस्टर बैनर कागज़ के गोले चलते हैं, नारेबाजियां होती रही हैं, लेकिन आज जो धक्का मुक्की मारपीट की गई ऐसा पहले कभी नहीं होता था और ऐसा अधिकारियों ने सरकार की नज़र में नंबर बढ़ाने के लिए किया है और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में इस समय दो स्थितियां देख सकते हैं। एक और सरकार उत्तर प्रदेश में विकास और तरक्की के बड़े दावे कर रही है, इन्वेस्टर समिट हो रही है, G20 सम्मेलन हो रहा है। दूसरी ओर इसी उत्तर प्रदेश में उद्योग काम धंधों के विकास के विपरीत कानपुर देहात जैसी घटनाएं भी हुई। कई सारे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर सदन में विधानसभा में हंगामा तो स्वाभाविक है। अच्छा, जब बीजेपी विपक्ष में भी तो उसने भी यही किया था। जो आज जो सत्ता में रहता है वो नैतिकता की दुहाई देता है, जो विपक्ष में रहता है कहता है जनता की आवाज़ है, उसके मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। आज विधानसभा में दो बड़ी ताकतें हैं, एक भाजपा का गठबंधन है, एक समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। और ये बसपा और कांग्रेस की गिनती तो बहुत कम है। अगर टीवी और अखबार न छापे तो जान भी न पाए लोग कि इनके कितने विधायक बोले और क्या हुआ। तो बात लेकिन ये जब भी करेंगे तो ये चाहते हैं कि विपक्ष में देखिए एकजुटता तो है नहीं का, बसपा और कांग्रेस ये दोनों सपा के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के पक्ष में भी हो जाता है। ये कहते हैं ना भाजपा के साथ है ना सपा के साथ हैं। तो ये अगर विपक्ष के साथ नहीं तो अपने आप ही सत्ता पक्ष को लाभ हो जाता है उसका। अब विधानसभा में सरकारी कामकाज होगा, अगर ऐसे बवाल चलता रहा तो सरकार अपना बजट पास कराएगी और 2-4 दिन में करेगी, बहस उसका चली जाएगी। 6 तारीख से पहले सत्र शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि होली है, त्यौहार है और होली मिलन शुरू हो जाता है उसके बाद काफ़ी दिन तक। तो आज इसमें भी चर्चा हुई कि ज़्यादा चलेगा नहीं। देखिए, हमारे प्रदेश में एक संभावना विपक्ष के हाथ में एक हमेशा चीज़ रहती है, कानून व्यवस्था का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी और तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, जिन पर जब चाहे चर्चा करिए, जब चाहे आंदोलन करिए। लेकिन आप देखिए कि कानपुर देहात में कितना विपक्षी दल पहुंच पाए गांव तक। यहीं से ऐलान करके जाते हैं, रास्ता में कानपुर उन्नाव टोल प्लाजा पे वहां रोक लिए गए, चाय पानी थाने में पिए, लौट आए। जब शोर ढोल नगाड़ा मजीरा लेके जाओगे तो कौन शासन सत्ता जाने देगी, और आके यहाँ पर हंगामा करो। तो ये बड़ा विचित्र है सियासत में कि टीवी पे आ जाए, मीडिया में आ जाए, सियासत चमकती रहे। अब सड़क का संघर्ष कहाँ रहा। अच्छा, बीजेपी के लिए इस सत्र में एक फ़ायदा ये हुआ कि राजभर जी बैठे हैं, उनका मौन समर्थन भी है और खुला समर्थन भी है। जहाँ पर मौन है, मौन, तो बीजेपी के एक नया सहयोगी भी सदन में मोर्चा लेने के लिए मिल रहा है। आज तो पहले दिन था, अभी अटैक बोलेंगे वो अखिलेश यादव की पार्टी पर। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष की उपयोगिता बहुत है। ताकत, शक्ति जब भी आती है किसी के पास तो अपने साथ निरंकुशता लाती है, और निरंकुशता पर अंकुश रखने के लिए विपक्ष को बनाया गया है। आज उत्तर प्रदेश में संयोग से विपक्ष मजबूत है, तो उसको तो सरकार से सवाल करना चाहिए जी, क्योंकि जनता ने उसको इसी काम के लिए बैठाया है कि आप मुद्दे उठाइए, आजम खां का, अब्दुल्ला का मुद्दा उठाइए, इरफान सोलंकी का मुद्दा उठाइए और तमाम सारे और मुद्दे। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो कमिटमेंट, किसान, बिजली, इन सब के मुद्दों को उठाना है विपक्ष को। यही तो दायित्व है अपोजिशन का। तो ये समाजवादी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया और देखा लोगों ने। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने कहा एक और धारा है, जितना MOU हुआ है 35 लाख करोड़ का, अगर 25% भी आया तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की बहार आ जाएगी, बहुत बड़ी चीज़ होगी। हमारे युवाओं को काम खोजने उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो राशन काम कर रहा है बीजेपी का, और 500 रुपया वाला सिस्टम। अब ये धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ उक्ट्रियाँ आए, बढ़े कुछ मामला, तब देखा जाए, समझा जाए। लेकिन ये जरूर है कि लोकतंत्र में जनता की और मीडिया की आवाज़ को दबना नहीं चाहिए, न विपक्ष की आवाज़ दबनी चाहिए। जिस दिन
लोकतंत्र में मीडिया, जनता और विपक्ष की आवाज़ दब जाएगी, उस दिन सरकार पर सत्ता का नशा चढ़ जाएगा और नशा खराब होता है। इसलिए कोई भी सरकार हो, उसको जगाए रखने का काम यही 3 लोग करते हैं और ये हमेशा होते रहना चाहिए। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी एक साहित्यकार हैं, वसीम बरेलवी, उनका एक शेर है कि मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना ज़रूरी है, और जो दिल में है उसे आँखों से कहलाना ज़रूरी है। और नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है, और वसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया बात कही वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जब सदन में स्थिति ठीक होगी, सदन सामान्य स्थिति में संचालित होगा, तभी तो मुद्दों पर चर्चा होगी ना, तभी तो बात होगी जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकार के कमिटमेंट, किसान, गन्ना किसानों की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स, लॉ एंड ऑर्डर। हम सब मुद्दों पर कब बात करेंगे? जब सदन व्यवस्थित होगा। नहीं, ठीक बात है ब्रजेश जी, आपने अच्छी बात कही। मैंने बीरेंद्र सिंह जी को भी सुना, निष्पक्ष होकर के बोले। मनीष हिंदवी जी को सुना, वो भी निष्पक्ष होकर के बोले। हम मनीष जी की इस बात से सहमत हैं कि जो पत्रकार साथियों के साथ आज दुर्व्यवहार हुआ, और जहां तक हमारी जानकारी है, मार्शल का कोई हक नहीं है जहां आकर के उन्होंने विधायकों के साथ बदसलूकी की, उनको रोकने का प्रयास किया, और जहां पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, वो उनका कार्य क्षेत्र का भाई वो तो परिसर के अंदर कर सकते हैं। और खास तौर से मार्शल का काम है विधानसभा या विधान परिषद के अंदर का, लेकिन अगर गैलरी तक वो भी धक्का देते हैं तो लगता है कि चलो ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन विधान भवन के बाहर आकर के, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के पास आकर के अगर पत्रकार साथियों को पीट रहे हैं, और ये बात मैं क्या ये मार्शलों के कार्यक्षेत्र में आता है या नहीं आता? अधिकार क्षेत्र में वो हिस्सा या सिर्फ गैलरी तक आती है? अरे कैसे आएगा? वही तो समझना चाहते हैं। मार्शल चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के पास मार्शल का क्या काम है? क्या कर रहे थे मार्शल वहां? किसके कहना पर आए थे मार्शल? और हमें दुख है, हम लोग तो छात्र राजनीति से निकल के आए ब्रजेश जी। अगर हम लोग भी पिटते थे, दूसरा कोई आदमी पिटता था, तो सम्मानित पत्रकार साथी सवाल करते थे। आज पत्रकार पिटने के बाद सवाल नहीं कर पा रहे हैं, और किससे नहीं कर पा रहे हैं? इस जालिम सरकार से। अगर पत्रकार साथी भी अगर सरकारों से डर गए, इनसे सवाल करना बंद कर दिया, तो क्या होगा फिर? एक बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास विजन नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि विजन किस चिड़िया का नाम है? आप जानते हैं विजन का मतलब? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो कौन लेकर के आया? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 19 लाख लैपटॉप किसने बांटे? आप जानते हैं कि शानदार एक्सप्रेसवे किसने बनाया? आप विजन की बात करते हैं जी। अरे आपके पास विजन नहीं है, इसीलिए दूसरे के फीता काट रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। एक दल के नेता और बैठे हैं प्रवक्ता, क्योंकि विपक्ष का मतलब ये नहीं है, वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं हम सरकार की तरफ हैं या विपक्ष की तरफ हैं। कई दल ऐसे हैं ब्रजेश जी, जो सरकार से पूछ के सवाल करेंगे कि माई बाप आप कहें तो ये सवाल पूछ ले, कहें तो छोड़ दें। खैर हमें उन पर नहीं जाना, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू सुनील जी, 20 सेकंड में खत्म करें अपनी बात जी। हम बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, अन्याय, और सबसे बड़ा जो सवाल भ्रष्टाचार का है और जाति जनगणना का है, इस पर हम सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। ओके, आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि विजन के बारे में आपसे तो नहीं सीखा जा सकता, विजन का दृष्टिकोण तो ऑलरेडी दिख रहा है उनका जमीन पे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, विजन है। मैं तो कह रहा हूं कि इनके पास विजन है। लैपटॉप बांटे, विजन के हिसाब से बांटे। 9 लाख 6 लाख बांटे, 9 लाख खा गए। तो इनके खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं बैठाई? 9 लाख लैपटॉप अगर ये खा गए जितना तो आज ही जांच बिठाओ इनके खिलाफ। जितना बांटते थे उससे ज्यादा कार्यक्रम में खर्च कर देते थे। फर्जी राशन कार्ड के नाम पर राशन का घोटाला करा दीजिए। नहीं जांच करा रहे हैं, घोटाला करने के लिए सुनील जी, जांच कराइए। सुनील जी आपको सुनना चाहिए, आनंद दुबे आपके बीच में बोले नहीं, आपको आनंद दुबे की पूरी बात सुननी चाहिए। बोलिए दुबे जी। सुन लीजिए,
नहीं, झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। आपके समय में घोटालों के लिए पूरा विजन था। मैं बहुत बार कहां से किस तरह से आपको सुनना चाहिए, सुनने की क्षमता विकसित करिए सर। हाँ बोलिए दुबे जी। आपके पास पूरा विजन था और आपने इस विजन के साथ उत्तर प्रदेश में काम किया। उत्तर प्रदेश को आपने माफियाओं के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश में लोगों की जमीनें कब्जा होती रही। उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग चलता रहा, लेकिन आप खामोश रहे क्योंकि आपकी उनके साथ मिली भगत थी। और आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो आपको तकलीफ होती है। हम एमओयू साइन करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। अरे साहब, आप तो एमयूसी साइन करते थे, मेमोरेंडम ऑफ क्राइम, मेमोरेंडम ऑफ करप्शन, जहां 4 लोग बैठ के एक कमरे में तय कर लेते थे कि ये टेंडर इनको मिल गया, ये कंपनी यहां लग गई, ये लग गया। आज पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश लाया जा रहा है, तो आपकी उद्योगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि सत्तारूढ़ दल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है, आप प्रयास करेंगे कि सदन व्यवस्थित रूप से चले? नहीं, बिल्कुल सदन व्यवस्थित रूप से चलेगा और हमारा विपक्ष से आग्रह है कि वो सदन में आए और सार्थक चर्चा करें। ओके, मनीषा अहलावत जी। बड़े भाई और विद्वान प्रवक्ता ब्रजेश जी, ओके, 1 सेकंड रुकिएगा। आनंद दुबे जी 20 सेकंड कंप्लीट करिए। उन्होंने कहा बेरोजगारी दर की बात की। अरे साहब, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां जाके बेरोजगारी दर देख लीजिए, यहां जहां आप गठबंधन में वहां देख लीजिए, डबल डिजिट में बेरोजगारी दर है। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। ओके, मैं सुरेंद्र राजपूत को आउट ऑफ टर्न चांस दे रहा हूं क्योंकि आपने उनको केंद्रित करके, इसके बाद मनीषा जी के पास चलेंगे। सुरेंद्र जी गो अहेड। हमें अच्छा लगा आनंद दुबे जी का कि आनंद दुबे जी एक चीज है, आनंद दुबे तैयारी करके आते हैं, इसको मानना पड़ेगा। बोलिए सर, मैं कह तो रहा हूं कि झूठ मैं गिना दूंगा। नहीं, 1 सेकंड सुनिए। अब आनंद जी इतना भी एक्साइटेड मत हो, रुक जाओ, उनको अपनी बात रखने दो। सुरेंद्र जी को आपने अपनी बात बोल ली। यूपी में 4.3। थैंक यू, शुक्रिया सुरेंद्र जी, गो अहेड। थैंक यू आनंद जी, समय बचा तो दूंगा आपको, आप रुक जाइए, दूसरों की बात। मुझे अच्छा लग रहा है कि पत्रकार आनंद दुबे जाग गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान चले गए, छत्तीसगढ़ चले गए। अरे आनंद दुबे जी, बेरोजगारी राष्ट्रीय समस्या है, एक बात समझ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप हिंदुस्तान में जिस तरीके से काम कर रहे हैं बेरोजगारी को दूर कर, एमओयू जो साइन कर रहे हैं, आप ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन करते हैं $42 बिलियन का। कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी, जिसका एक कमरे में ऑफिस है, एक भी प्रोफेसर नहीं है, $42 बिलियन का करते हैं। उनको कहते हैं 5000 एकड़ हम आपको लैंड देंगे, 10 लाख उससे रोजगार आएंगे। ये आप साइन करते हैं, आपके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह साइन करते हैं और कहते हैं 10 लाख रोजगार मिलेंगे। फिर पता चलता है उसने तो उस फ्लैट का 6 महीने से किराया ही नहीं दिया। आप ऐसे ऐसे लोगों से एमओयू साइन करते हैं। ब्रजेश भाई के भी तमाम सूत्र बताते हैं कि साहब वो 5-5 ऐसे बिल्डर हैं जिनके पास 50-50 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर हैं। वो लोग ऐसे डिफॉल्टर हैं जिनको 1 रुपया नहीं, 5000 करोड़ का एमओयू साइन किए हुए हैं। एक 6 भैंसों वाले से आप साइन करते हैं 55 करोड़ रुपए का एमओयू, कहते हैं चिलर प्लांट लगाएगा, जिसके पास 3 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। आप एक ऐसे लोगों से क्या नाम साइन, क्या मैं बताऊं आपसे, आप इस चीज के चक्कर में मत रहिए। आप मूल रूप से ये बता दीजिए कि जो लटकी हुई नियुक्तियां हैं, लटकी हुए पुलिस बल की नियुक्तियां हैं, शिक्षकों की नियुक्तियां हैं, शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां हैं, ये पिछले 7 साल से जो आपने लटका रखी है बेरोजगार को, आप कहीं ना कहीं वो आपको अभिशाप देगा, अराजक बना रहे हैं। सदन को व्यवस्थित चलाया जाए जी, सदन को व्यवस्थित चलाया जाए। सदन तो व्यवस्थित चलाना सरकार का काम है सर, और सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि ये सब मुद्दे, असल बात सरकार क्या पिंच करती है, कभी मार्शल से पिटवा देगी आपको भी और एमएलएस को भी विपक्ष के, ये बिल्कुल नहीं चाहते। आप लोगों की अगली बार आप लोग पिटाई के लिए तैयार रहो, इस बार तो अरे हम लोग तो पिटाई के लिए तैयार है। अरे हम तो रोज पिट रहे हैं प्रभु। देखो सर, अरे ब्रजेश भी हाय, हम लोग रोज पिट रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इस बार आप लोग मनीषा अहलावत जी, आप लोग पिटे और आगे और पिटोगे अगर अभी एफआईआर नहीं करोगे। आप हम साथ पिटेंगे सर जी। ओके मनीषा अहलावत जी, सदन को व्यवस्थित चलाना ये ठीक बात है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, पर मुझे लगता है कि सबको बैठकर कार्य मंत्रणा की बैठक में तय होना चाहिए कि हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं और अगर सरकार उससे भागे तब घेरिए। जी बिल्कुल, और मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो सदन में बार बार प्रश्न उठा चुके हैं पहले भी, और उनको प्रश्नों के उत्तर जो मिले हैं उसके बेसिस पे ये पता लगता है कि काम कुछ हो नहीं रहा है। जैसे अगर कहीं पर ये घोषणा कर देते हैं कि ये फलाना विद्यालय बनेगा, ये बनेगा, पर होता कुछ नहीं है, तो वो
एक घोषणा करके स्कीम लागू करके लॉन्च करके आगे निकल लेते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे, विरोध भी जताया जाएगा, ये तो आम है, ये पहले भी हो चुके हैं इस तरह के बवाल सदन में। लेकिन जैसा कि आप बताया, आज जिस तरह से किया गया तो सत्ता पक्ष ने उसको ऐसे इस्तेमाल किया कि वो सदन ही बंद हो गया। तो अब आप विरोध जताएंगे तो आप सदन का समय खो देंगे। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो आंकड़े बताए हैं भाजपा प्रवक्ता ने, पहली बात बाकी लोग भी उनको खारिज कर चुके हैं, झूठे आंकड़े बताते हैं। तो इसका विरोध हम कितनी बार करेंगे? तो हर जगह झूठ बोलते हैं, सदन में भी बोलते हैं, यहाँ टीवी पे बैठकर भी बोलते हैं। तो अभी आय का इन्होंने बताया, किसान की आय का मैं फिर उठाऊंगी कि इन्होंने बोला था दुगनी करेंगे, 22 भी चला गया, 23 आ गया, तो कब तक दुगनी करेंगे? उत्तर प्रदेश में किसान की पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, बाकी लोगों से शायद 1/4 10-12 हजार है मेरे ख्याल में। थैंक यू मैडम, इन सब मुद्दों पर आगे भी चर्चा करेंगे। समय बचा, दुबे जी रुकिएगा, अभी 2 गेस्ट हमारे बाकी हैं, अपने बात रख लें, समय बचा तो आपको जरूर देंगे। अरुण राजभर जी, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया आपका। सुनील साजन कुछ कह रहे थे कि क्या बोल रहे थे? देखिए, जब कार्य मंत्रणा की बैठक में यही अरे ये सुनील साजन क्या कह रहे थे आपको? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ। वहाँ तो सहमति हुई कि हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हम अपनी बातें, जनता की जुड़ी हुई मुद्दे हम आपके सामने रखेंगे, आपको जवाब देना होगा। आप बाहर देखिए क्या बतियाते हैं, अंदर क्या बतिया रहे हैं। और बाहर तो तख्ती लेकर के दौड़ रहे हैं और अंदर गो बैक के नारा लगा रहे हैं। हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, आपकी जातिवाद जनगणना की बात आप कर रहे हैं कि टीवी पर और कमरे में बैठ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में जाके कर रही है। आप बताइए ना कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लागू कराने के लिए भाजपा सवाल पूछेंगे। ये आप पहले राउंड में पूछ चुके हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो समाजवादी पार्टी से और क्या करे? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों को अपमानित करती है। आप बाबा साहब संविधान को नहीं मान रहे हैं, आप लोहिया जी के विचारधारा को नहीं मान रहे हैं, आप पूरे दलित पिछड़े आदिवासियों को आप शूद्र कह दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता ये सब चीजें नहीं समझ पा रही है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप किसी को अपमानित करेंगे, उसके बाद कहेंगे अब ये किस गोल में है, किस गोल में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता के गोल में है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच की आवाज बोलते हैं और आप उसको खामोश होकर के आप उससे मुस्कुराते हैं। आप देखिएगा, जो हमारे नेता जब सदन में बोलेंगे तो यही साफ हो जाएगा कि क्या समाजवादी पार्टी के लोग हमारे मुद्दों पर हंसते हैं या सवाल का इसमें सरकार मनीष सिंह मानते हैं या उसमें ये आपस का ये प्रतिरोध खत्म होगा या फिर ये पूरा सत्र ऐसे ही निकल जाएगा? देखिए, सत्र तो चलना चाहिए। सत्र नहीं चलेगा तो सवाल जवाब कैसे होंगे सरकार की नीतियों पर? सरकार अपनी बात कहेगी, विपक्ष उनसे सवाल पूछेगा, सवाल उठाएगा, लोगों के हित की बात करेगा। अगर सत्र नहीं चलेगा तो ये सब कैसे होगा? सत्र तो चलना चाहिए जी। लेकिन सत्र चलने के साथ साथ पूरे देश में ये भी देखना होगा कि सरकार जो निरंकुशता पर उतरी है उसके खिलाफ भी बोलने का वक्त आ गया है। मैं एक शेर से अपनी बात ख़त्म करूँगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ओके सुनील साजन जी, आपका मैं 10 सेकंड आपके पास है, आप बताइए। ये राजभर जी कह रहे हैं अंदर कुछ और बाहर कुछ और, 10 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी जो अंदर है वही बाहर है। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, हम तो इनको भी अपना भाई मानते हैं। ये कभी कभी भटक जाते हैं, किस लालच में भटक जाते हैं, किस वजह से डर जाते हैं, क्यों सरकार की हाँ में हाँ करने लगते हैं। राजभर जी तो वही हैं जो हमारे साथ चुनाव लड़े थे, वही हैं जो योगी जी के चरित्र के बारे में और उनके कामों के बारे में बताते थे। 10 सेकंड। थैंक यू सुनील जी। देखिए, समाजवादी पार्टी माल गोदाम में टंगी हुई उस बाल्टी की तरह है जिसके ऊपर आग लिखा है, अंदर रेत और पानी भरा हुआ है। इनका बाहर का चेहरा कुछ और है और अंदर का चेहरा कुछ और है, और ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसीलिए बार बार इनको घर बैठने का आदेश। ओके 10 सेकंड भाई राजपूत जी। कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शेर था, कहते हाँ, अरे बिना उसके कैसे? हर आदमी में तो मुशायरा हो जाए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये आग लगाने वाले लोग सिर्फ पानी, बाल्टी, पेट्रोल की बहुत धन्यवाद। डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत आभार। मैं किसी दिन मुशायरा बुलाऊंगा, आप अच्छे शायर हैं सब, मैं आप सबको मौका दूंगा ताकि अपनी अपनी प्रतिभा आप सब यहाँ निखार सकें। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।